हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ school.com। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में डिवीजन एल्गोरिथम को छोड़कर बाकी सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था। डिवीजन एल्गोरिथम आपका सिलेबस से हट चुका है, तो उसे कंप्लीट करना अभी जरूरी नहीं है। अब हम थर्ड चैप्टर की बात कर लेते हैं। जो थर्ड चैप्टर हमारा है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोगों ने क्लास 9th में चैप्टर डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इस चैप्टर में हम लोगों ने कहा था कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में तो उसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म। यानी कि दो वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर कहते हैं कि वेरिएबल कौन से हैं? एक्स और वाई है, दो वेरिएबल है। लीनियर क्यों है? इनकी पावर 1 है, तो इसलिए लीनियर होगी। तो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल है। अब हमें उसी चैप्टर को आगे उस चैप्टर में क्या पढ़ना होगा, यानी कि अब हम 10th में क्या पढ़ेंगे? हम यहां पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोगों को बात करनी है, किसकी बात करनी है? पेयर की। पेयर का मतलब एक बार में दो, ठीक है ना? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहां कर लेते हैं। इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है? देखो, अगर हम एक लिखते तो ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी लिखते, ठीक है ना? दो लिखनी है तो दूसरे के लिए भी ए बी यूज करते। तो हमने यहाँ ए वन वी वन यूज कर लिया और सी वन कर लिया। एंड ए टू एक्स प्लस वी टू वाई प्लस सी टू जेड इज द जनरल फॉर्म ऑफ, किसकी जनरल फॉर्म है? ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना? ये क्या है? पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। किसकी पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है? जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन की पेयर की ये जनरल फॉर्म है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं जनरल फॉर्म क्या होती है। तो आपको पता है जनरल फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिससे हम नॉर्मल इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। जैसे आप लोगों को वहां दिया होता था 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 0, तो आप कंपेयर कर लेते थे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो वहां a b c की वैल्यू आप फाइंड कर लेते थे। वहां यहां भी हमें दो इक्वेशन दी जाएंगी, उन दोनों को किससे कंपेयर करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं कि अगर दो इक्वेशन होंगी, यानी कि दो अगर इक्वेशन है तो कितनी लाइनें बनेंगी? दो लाइन बनेंगी। अब वो पॉसिबल लाइंस क्या हो सकती हैं? देखिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या बन सकते हैं हमारे? ग्राफिकली सिचुएशन जो बन सकती है, कार्टेशियन प्लेन होगा। लाइंस को आपको पता है कार्टेशियन प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अगर कार्टेशियन प्लेन होगा तो हो सकता है कि दोनों लाइनें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर लें? इंटरसेक्ट कर लें। ये L1 लाइन थी और ये L2 लाइन है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है?
दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल चली जाए। और थर्ड लास्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, दोनों ही लाइन, ये L1 और L2 थी, ठीक है ना, क्या हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए किसी पॉइंट पे, या दोनों एक क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। या फिर एक और काम हो सकता है कि दोनों ही लाइन एक दूसरे पे क्या हो जाए, एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाए, यानी L1 भी और इसी के ऊपर L2 भी लाई कर जाए, यानी कि ये L1 थी तो इसी के ऊपर क्या आ जाती है, एक और लाइन आ जाती है L2। तो ये जो होगी L1 और L2 दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन जनरेट हो सकती है, आपको पता है। तो ये तो ग्राफिकली क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो समझे हमने। इस कंडीशन को हम एल्जेब्रिकली क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अगर दो लाइन एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो यहां होगा ओनली वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ पे कितना सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। इसे दूसरे वर्डों में बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन आते हैं कि प्रूव करो ये दो पेयर हैं, मतलब एक पेयर दे रखी है लेंथ की, इन्हें क्या करो, शो करो ये यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन कैसे शो कर पाएगा, ग्राफिकली। तो आप ग्राफ बनाएंगे, अगर ग्राफ बनाते हैं तो अगर वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कह देंगे यूनिक सॉल्यूशन। अगर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अगर एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं तो मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना, यूनिक एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, पैरेलल होंगी तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी तो मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर हम इसे एल्जेब्रिकली बात ना करें, ग्राफिकली बात करें, ये तो ग्राफ बनाए थे हम लोगों ने, अगर हम ग्राफिकली सिचुएशन की बात करें, ग्राफिकली इसमें कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहेंगे, यानी कि अगर बोलेंगे, लिखेंगे सिंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग सो दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपसे कहा है ग्राफिकली शो करो यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या लिखेंगे, सिंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग सो दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब यहां नो सॉल्यूशन में क्या है, पैरेलल लाइन। और यहां क्या है, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं तो इसे कहते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है ना। तो आपने यहां बात कर ली कि लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है पेयर पढ़ने वाले हैं तो एक बार में आपको दो लाइनों को से डील करनी पड़ेगी। तो अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन, इसे कहते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर एक दूसरे के पैरेलल चली जाएंगी यानी कि कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कहते हैं नो सॉल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल। और अगर कहीं एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है तो इसे कहेंगे मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता है जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ एक पे कर रहे थे, यहाँ एक भी नहीं कर रहे हैं, और यहाँ तो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ये हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे ऐसे। तो मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट लाइंस। अब बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। सबसे पहले बात करेंगे कंसिस्टेंट की। आपसे बोला जाएगा कि शो करो लाइंस कैसे हैं, कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट की सिचुएशन क्या होती है, क्या कंडीशन होती है, तब लगाएंगे आप लाइंस कंसिस्टेंट है। लिखेंगे इफ देयर इज
any solution, then lines are consistent if there is any solution. अगर कोई भी solution होगा तो लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी. तो इसका मतलब क्या है, और लिख सकते हैं if lines have unique or many infinite solution, then lines are consistent. बोल सकते हैं कि अगर लाइन का कितने सॉल्यूशन है, यूनिक है या मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो लाइन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होगी. मैंने कहा था एनी सॉल्यूशन, यानी कि मतलब या तो यूनिक हो या यूनिक ना हो तो क्या होगा, मैनी होगा. या तो नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन तो नहीं चाहिए हमें, क्या होना चाहिए, एनी सॉल्यूशन. कोई भी हो तो यूनिक हो सकता है या मैनी हो सकता है. अब आ जाते हैं इनकंसिस्टेंट. तो यहां डेफिनेशन है, इफ लाइंस हैव नो सॉल्यूशन, लाइंस के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो देन दे आर इनकंसिस्टेंट. क्या होंगे वो, इनकंसिस्टेंट. क्लियर हुआ. तो अगर हम बात करेंगे कि अगर लाइंस के कितने सॉल्यूशन है, एनी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट. अब यहां हम बात करते हैं कि आपसे कहा जाए कि बिना ग्राफिकली प्रूव करिए कि ये लाइंस कैसे हैं, यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं, मैनी सॉल्यूशन रखते हैं या नो सॉल्यूशन रखते हैं. तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होते हैं तो इसका एल्जेब्रिकली यानी बिना ग्राफ बनाए कैसे पता करेंगे यूनिक सॉल्यूशन है. हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू आ जाए v1 अपॉन v2. a1 a2 कहां से मिलेंगे, a1 v1 c1 a2 v2 c2 लाइन से मिल जाएंगे. अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू है v1 अपॉन v2 के, तो ये किसकी कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन की. अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू किसके, v1 अपॉन v2 के, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के. क्लियर हुआ. अब इसी तरह से मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, ये है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 के, इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 के. अगर आपने प्रूफ कर दिया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 बट नॉट c1 अपॉन c2, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो मैनी सॉल्यूशन. और a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2, तो ये यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है ना. तो ये कंडीशंस आप नोट करिएगा, आगे हम कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे. अब जो हमारे एग्जांपल्स बन रहे हैं वो कैसे होंगे. सबसे पहला ये एग्जांपल है, सो दैट x इज इक्वल टू 5 एंड इज y इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इनके सॉल्यूशन है. मैंने कहा था सॉल्यूशन क्या होते हैं, वेरिएबल x और y की वो वैल्यू जो क्या करें, लीनियर इक्वेशन को दोनों को सेटिस्फाई करें. दोबारा सुनिएगा, x और y की वो वैल्यू जो दोनों ही लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा. अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की. फॉर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16. इसमें LHS लेंगे हम 2x प्लस 3y. अब हम x और y की जो वैल्यूज दे रखी है वो लगा के देखेंगे. 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 प्लस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16. और इक्वल किसके आ गया, RHS के. आपने देखा ये तो RHS के बराबर आ गया, लेकिन मैंने कहा था x और y की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे, एक को नहीं दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो दूसरी इक्वेशन की बात कर लेते हैं हम. फॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, इसके लिए LHS ले लेते हैं.
x माइनस 2y, x की वैल्यू 5 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2, 5 माइनस 4 इक्वल आएगा 1 जो कि RHS के इक्वल आ जाएगा। आपने देखा सिंस x is equal to 5, y is equal to 2, satisfy both linear equation. So it is a solution. क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सेकंड में क्या कह रहे हैं? सो डेट x बराबर 2 y बराबर 3 इज नॉट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है। तो इसमें इक्वेशन कौन कौन सी दे रखी है दूसरे के लिए? सबसे पहले फॉर 4x माइनस 2y इक्वल 6, इसमें देखिएगा LHS जोड़ लेंगे, क्या होगा? 4x माइनस 2y, x की वैल्यू कितनी है? 2 है, y की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, 4 इंटू एक्स की जगह 2 लगाना है, y की जगह 3 लगाना है, तो हो जाएगा 8 माइनस 6 इजिकल टू आ जाएगा 2, और जो कि RHS के इक्वल नहीं है क्योंकि RHS हमारा कितना था? 6 था। एंड दूसरे के लिए बात कर लेते हैं। दूसरी पेयर क्या दे रखी है? दूसरी इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y इक्वल 7, तो इसमें LHS ले लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 2y, वैल्यू लगाइएगा, x की वैल्यू लगाएंगे हम 2 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू लगाएंगे 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 विच इज नॉट इक्वल टू RHS, ये भी RHS के नहीं है, तो हेंस जब RHS के इक्वल नहीं आ रहा तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। x बराबर 2 और y बराबर 3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ pair of linear equation, इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? तो सॉल्यूशन है या नहीं है कैसे चेक करेंगे? वैल्यू की जो भी वैल्यू दे रखी है LHS में लगा के देखेंगे दोनों इक्वेशन में, अगर वो RHS के बराबर आ जाती है दोनों ही इक्वेशन के लिए तो सॉल्यूशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये कह रहे हैं अकीला went to a fair in her village, अकीला क्या करती है? फेयर मेले में जाती है अपने विलेज में। she want to enjoy ride on a giant wheel, वो क्या करना चाहती है? एंजॉय करना चाहती है किस पे? राइड करके एक जेंट यानी कि बहुत विशाल बड़े व्हील पे, एंड प्ले होपला, और प्ले करना चाहती है किसको? होपला को। होपला के बारे में बताया इन्होंने, एक गेम इन विच यू थ्रो ए रिंग ऑन द आइटम केप्ट इन ए स्टॉल एंड इफ द रिंग कवर एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली यू विल गेट इट। होपला के बारे में उन्होंने बताया कि अगर ये एक ऐसा गेम है जिसमें क्या करते हैं, आप रिंग को थ्रो करते हैं कहाँ? कुछ स्टॉल पे आइटम रखे होते हैं, अगर वो रिंग किसको कवर कर लेती है? पूरे किसी आइटम को कवर कर लेती है, तो वो आइटम क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा। ठीक है ना? आगे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड सी हैड ऑन द जाइंट व्हील। ये कह रहा है होपला वो क्या करती है? हाफ टाइम्स प्ले करती है किससे? जितनी बार वो जेंट व्हील पे राइड करती है उससे। ठीक है ना? आगे कह रहा है ईच राइड कॉस्ट 3 रुपए, और हर राइड की कॉस्ट कितनी है? 3 रुपए है। एंड ए गेम ऑफ होपला कॉस्ट 4 रुपए, और होपला की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 4 रुपए दे रखी है। इफ सी स्पेंड 20 इन द फेयर, अगर वो क्या करती है? 20 रुपए स्पेंड करती है फेयर में। ये कह रहे हैं रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कितने बार होपला कर रही, खेल रही है और कितने बार राइड कर रही है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, लेट एग्जाम्पल नंबर हमारा यहाँ फर्स्ट ही है, ये
लेट अकीला rides on giant wheel इज इक्वल टू एक्स टाइम्स, यानी कि एक्स बार उसने क्या किया, राइड किया, एंड अकीला प्लेस होपला वाई टाइम्स। हमने मान लिया अकीला, देखो इन्होंने सिचुएशन क्या दे रखी थी कि जो होपला है वो आधे टाइम्स खेलती है किससे, जितनी बार वो राइड कर रही है। तो आपको पता है होपला, नंबर ऑफ होपला इज हाफ है किसके, नंबर ऑफ राइड की। तो आपने राइड मान लिया एक्स टाइम कर रही है और होपला कितने बार प्ले कर रही है, वाई कर रही है। तो ए सी टी क्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दे रखा है, सी प्लेड होपला इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, किसके हाफ टाइम्स, सी प्लीज लिख सकते हैं, सी राइड्स ऑन ए जेड वी। तो दिस इंप्लाइज है होपला के बारे में क्या बताया गया, ये एक्स वो बाई है इज इक्वल टू हाफ ऑफ, व्हील के बारे में क्या बताया गया, ये एक्स है। तो यहां से ये जब इधर आएगा, या इसको यहीं रहने दीजिए, y बराबर कितना आ जाएगा, एक्स वाई टू। ये फर्स्ट हमें इक्वेशन मिल गई। अब आ जाते हैं दूसरे सिचुएशन में, एंड अब उसने 3 रुपया खर्च किए हैं किसमें, व्हील में राइड करने के लिए, और 4 रुपए खर्च किए किसमें, होपला के लिए। तो सी स्पेंड फॉर राइड इक्वल, अब उसने रुपए खर्च किए राइड के लिए, वो कितने होंगे। अब एक बार में 3 रुपए खर्च कर रही है, कितने बार राइड कर रही है, एक्स बार, तो 3x हो जाएगा ना। अगर आप एक बार में 3 रुपए खर्च करें, 2 बार अगर आप राइड करें तो 3 into 6, वो 3 into 2 6 हो जाएगा, 3 बार राइड करेंगे 3 into 3 9 हो जाएगा, ऐसे एक्स बार राइड करेंगे तो 3 into x हो जाएगा। एंड सी स्पेंड फॉर प्ले होपला, एक बार में कितना स्पेंड कर रही है, 4 रुपए, और वाई बार कर रही है तो 4 बाई, टोटल मनी स्पेंड वाई हर कितना हो जाएगा, 3x + 4y। लेकिन ये टोटल मनी एसीटी कितना दे रखा है, अगेन एसीटी, ये 3x + 4y किसके बराबर दे रखा है आपको, 20 के। उसने टोटल मिला के कितने स्पेंड किया हुआ है, 20 रुपए। अभी कह रहे हैं सिचुएशन को क्या करना है आपको, ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे समझिएगा, एल्जेब्रिकली आपने इक्वेशन बनाई ली, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ग्राफ बनाने होंगे। क्लास 9th में मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया था लीनियर इक्वेशन का, ठीक है ना, और 10th में भी पॉलिनोमियल में भी बात की थी हम लोगों ने। तो हम पहले बात करेंगे सबसे पहले फॉर, ये सेकंड इक्वेशन है हमारी, फॉर y इज इक्वल टू x/2, एक्स वाई, x इज इक्वल टू 2 लगाएंगे 2/2, y इज इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, x इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, y इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं फॉर सेकंड इक्वेशन, 3x + 4y इज इक्वल टू 20 के लिए, एक्स वाई
x इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब फिर हम x की ऐसी एक और वैल्यू लगाएंगे जिससे कि ये क्या हो जाए, y की होल वैल्यू मिले। डेसिमल में या फ्रैक्शन में ना निकालने की कोशिश करेंगे, हम पहले होल वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं मिलती है तो फिर बाद में कुछ भी कर सकते हैं। 1 लगाएंगे, कितना हो जाएगा 3, 3 इधर माइनस होगा 17 जो कि 4 से डिवाइडेड नहीं होगा। 2 लगाएंगे, कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2 लगाया 3 2 जा 6, 20 में 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 14 जो कि नहीं होगा। 3 लगाएंगे 11 नहीं होगा, 4 लगाएंगे 4, 3 4 जा 12, 12 माइनस करेंगे 8 बचेगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं, हम इसका ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे एक्स पे हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 4, 1 2 3 4, वाई पे मैक्सिमम चाहिए 5, 1 2 3 4 5, 2,1। इस लाइन को बनाने के लिए हमें 2,1 चाहिए, 2,1, ठीक है ना। नेक्स्ट है 0,0, ये हो गया 0,0 आपका, और ये हो गया आपका पॉइंट 2,1, ठीक है ना। आप इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। अब हमें चाहिए नेक्स्ट 0,5, 0,5 क्या होगा 1 2 3 4 5, 0,5 ये हो गया। नेक्स्ट है 4,2, तो x पे 4 y पे 2, यानी कि यही अप्रॉक्स ये पॉइंट आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ही मिलेगा ये हमें, ये हो जाएगा। आपको पता है इस लाइन का जो इक्वेशन है वो है y बराबर x/2 और इसकी है 3x + 4y = 20। तो आपने देखा कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे 4,2 पे, तो यही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे सिंस both lines are intersecting at 4,2, so x बराबर 4 y = 2 is the solution। ठीक है ना। अब ये सॉल्यूशन आ गया, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि उसने x क्या था, क्या कर रही थी जेंट व्हील पे राइड कर रही थी, तो लिख सकते हैं हैंस अकीला राइड्स 4 टाइम्स, कितने टाइम्स 4 टाइम्स एंड प्ले होपला 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये आपने क्वेश्चन कर लिया, तो आपको एल्जेब्रिकली वाला इक्वेशन बनानी है, ग्राफिकली वाला ग्राफ बना के उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, ये कह रहा है 2 ट्रैक रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। आगे क्या बोला है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, इस सिचुएशन को क्या करना है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले गिवन है, गिवन इक्वेशन which represents the tracks are, कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। पहली है हमारी x + 2y - 4 = 0 एंड दूसरी है 2x + 4y - 12 = 0। अब क्या करेंगे, इनके लिए हम क्या बनाने वाले हैं फॉर, इसके लिए टेबल बनाएंगे फॉर x + 2y
-4 इक्वल 4 और फॉर 2x प्लस 4y इक्वल 12। ये हो जाएगा आपका xy और ये भी हो जाएगा आपका xy। यहाँ x इजिकल टू 0 लगाएंगे, y इजिकल टू कितना मिलेगा 2 मिलेगा, y इजिकल टू 0 लगाएंगे, x इजिकल टू 4 मिलेगा। क्लियर। सिमिलरली यहाँ x इजिकल टू 0 लगाएंगे, y इजिकल टू कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, और y इजिकल टू 0 लगाएंगे तो x इजिकल टू y इजिकल टू जैसे 0 लगाएंगे तो x इजिकल टू मिल जाएगा हम लोगों को 6। क्लियर। अब कैसे इनका ग्राफ बनाएंगे वो आपको पता ही है। एक्स पे मैक्सिमम 6 चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। वाई पे मैक्सिमम 3 चल रहे हैं, 1 2 3। पहला है 0,2 0,2। नेक्स्ट है 4,0 1 2 3 4 4,0 तो ये हो जाएगा 4,0। ठीक है, ये हो गया हमारा एक लाइन। ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। दूसरी है 0,3 0,3 ये हो गई, 6,0 6,0 ये हो गई। इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें इसकी इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 4y इक्वल 12। ठीक है ना, तो यहां से देख रहे हैं hence the above graph represent, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट द track of given linear equation। ठीक है ना, ये आपने रिप्रेजेंट कर लिया ग्राफिकली। क्लियर हो गया, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 3। यहां बोला गया है रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर 9 रुपीज। रोमिला क्या करती है, एक स्टेशनरी शॉप पे जाती है और वो परचेज करती है 2 पेंसिल को और 3 इरेजर को। हर फ्रेंड, उसकी फ्रेंड है सोनाली, सो द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर। उसकी फ्रेंड जो सोनाली है वो देखती है कि नई वेराइटी के पेंसिल और इरेजर आए हुए हैं विद रोमिला एंड आल्सो अबाउट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड। उसी काइंड के 4 पेंसिल और 6 इरेजर परचेज करके लाती है। कितने रुपए में, 18 रुपए में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू x रुपए एंड द कॉस्ट ऑफ इरेजर। पेंसिल के बाद क्या परचेज कर रहे हैं, इरेजर, y रुपए। पेंसिल की कॉस्ट x रुपए है और इरेजर की कॉस्ट कितनी है, y रुपए है। तो देन कॉस्ट ऑफ कितनी परचेज की है, 2 पेंसिल और 3 इरेजर। कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर
दो पेंसिल, एक की x है, दो की पे कितने हो जाएगी 2x प्लस 3 इधर का हो गया 3y, ठीक है ना। AC की क्यूब, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू, यानी कि तो दो पेंसिल होते हैं, इरेजर की कॉस्ट हमने ये निकाली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और दे कितनी रखी है 9 रुपीज। ये हो गई हमारी फर्स्ट। एंड कॉस्ट ऑफ, अब कितनी पेंसिल है 4 पेंसिल है और 6 इरेजर है। कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर्स। 4 पेंसिल की 4x, 6 इरेजर का 6y, कितना हो जाएगा एसीडी के 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, टोटल कितना दे रखा है आपको 18। ये हो गई हमारी सेकंड। अब क्या करेंगे, हम इनके सॉल्यूशन निकालेंगे, ग्राफिकली इसे सॉल्व करना है तो हम इसके लिए टेबल तैयार करेंगे। फॉर पहली है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल 9, x y, y इक्वल टू 0 लगाएंगे, x इक्वल टू मिल जाएगा 9/2, x इक्वल टू 0 लगाएंगे, y इक्वल टू मिल जाएगा आपको 3। ऐसे ही फॉर 4x प्लस 6y इक्वल 18, x इक्वल टू 0 मिलेगा लगाएंगे, y इक्वल टू 3 मिलेगा, और x इक्वल टू अगर हमने y इक्वल टू 0 लगा दो, y इक्वल टू 0 लगाएंगे तो 18/4 मिलेगा, यानी 9/2 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। x पे मैक्सिमम क्या आ रहा है 9/2, 9/2 मतलब 4.5, 1 2 3 4 5। y पे मैक्सिमम रहना है 3, तो 1 2 3, 4.5, 1 2 3 4.5, तो ये हो गया 9/2 कॉमा 0, 0,3, ये हो गया आपका 0,3। पहली लाइन बना ली हम लोगों ने, ये हमारी लाइन हो गई पहली। क्या लाइन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब हम दूसरी लाइन बनाने के लिए दूसरे मार्कर का वो चौक होल्डर का यूज कर लेते हैं। x 0,3, 0,3 हमें ये मिलेगा, y 9/2 0, 9/2 0 ये मिलेगा। अब दूसरी लाइन भी इन दोनों को ही ज्वाइन करके मिलेगी, तो ये हमारी दूसरी लाइन भी बना ली है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो ये आपने ग्राफिकली भी इन्हें रिप्रेजेंट कर लिया। देखा ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर बन रही है, तो इन्हें कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, और यहाँ सॉल्यूशन क्या होंगे मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4, यहां बोला गया है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था, यानी जब 7 साल पहले की बात कर रहे हैं आफ्ताब कि 7 साल पहले जितनी उम्र के तुम थी उससे मैं 7 गुना था, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं आल्सो 3 years from now, अब से 3 साल बाद आई विल बी 3 times as old as you were, और अब से 3 साल बाद मैं कितना हो जाऊंगा 3 गुना हो जाऊंगा, ठीक है ना। यू विल वी, जितना तुम होगे उससे 3 गुना हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेट द
present age of आफ्ताब is equal to x year and the present age of daughter की प्रेजेंट एज कितनी मान लेते हैं y मान लेते हैं y years। अब कितने साल पहले की बात कर रहे हैं 7 ईयर एगो 7 years एगो आफ्ताब एज कितनी होगी आफ्ताब की एज। अभी अगर आपकी उम्र मान लेते हैं 14 ईयर्स है तो 7 साल पहले कितनी थी आपकी उम्र 7 घटा देंगे 7 ईयर्स। तो आपको आफ्ताब की एज भी निकालने के लिए क्या निकालना होगा x है अभी प्रेजेंट तो 7 ईयर पहले क्या हो जाएगा x माइनस 7 ठीक है ना। एंड डॉटर एज y माइनस 7 ACTQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आफ्ताब क्या कह रहा है कि जो मेरी उम्र है वो तुमसे 7 गुनी है यानी x माइनस 7 क्या हो जाएगा ये आफ्ताब की उम्र है और ये किसकी है डॉटर की उम्र है। कौन 7 टाइम्स है आफ्ताब 7 टाइम्स है तो इधर भी 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए बराबर हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ x माइनस का 7y है ना वो प्लस का 7y इधर आगे माइनस का 7y हो जाएगा इक्वल या इक्वल ना करके हम प्लस ही कर लेते हैं प्लस माइनस का 7 है माइनस का 49 है इधर आगे प्लस का 49 हो जाएगा 7 माइनस करेंगे 42 हो जाएगा इक्वल 0। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। एंड अब क्या कह रहे हैं 3 ईयर फ्रॉम नाउ अब से 3 साल बाद 3 years लेटर 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी अभी आफ्ताब की एज x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 3। अगर आपकी एज अभी कितना है 14 है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा 17 तो आफ्ताब एज हो जाएगी x प्लस 3 और डॉटर से एज हो जाएगी y प्लस 3। अगेन इसी को दोबारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। जो आफ्ताब है वो कह रहे हैं मैं 3 टाइम्स हूं यानी x प्लस 3 क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा किससे y प्लस 3 से। तो यहां से हो जाएगा x प्लस का 3y इधर आके माइनस 3y इक्वल 3 है या 9 है इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा माइनस 6 बचेगा इक्वल 0। ये हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब क्या करेंगे हम इसके पहले टेबल बनाएंगे फिर ग्राफ बनाएंगे। फॉर x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 xy xy ठीक है ना। सबसे पहले y इज इक्वल टू 0 लगाते हैं या फिर हम क्या करते हैं यहां कोशिश करेंगे कि पॉइंट आसान आसान से मिले तो हम y इज इक्वल टू लगा देते हैं 12 ठीक है ना। तो ये हो जाएगा या 12 ना लगा के छोटी कोई वैल्यू भी लगा सकते हैं y की। अगर हम y की वैल्यू लगा लेते हैं चलो हमने स्टार्ट किया माइनस के वो प्लस के लगा लिया हम लोगों ने। देखो क्या करेंगे हम y की वैल्यू ऐसी कुछ लगाएंगे जिससे कि x की वैल्यू पॉजिटिव आए। तो अगर हम 5 लगाते हैं 35
माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, -7 हो जाएगा जो कि पॉजिटिव नहीं है, तो कोशिश करेंगे हम पॉजिटिव आए। तो 5 नहीं लगाएंगे, 6 भी, चलो 6 लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 6 लगाएंगे तो x की वैल्यू 0 मिलेगी। अब 7 लगाएंगे तो 7 मिलेगी, 8 लगाएंगे तो 8 लगाइए 56 तो 14 मिलेगी, 9 लगाएंगे, 8 लगा लीजिए, 8 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 56 माइनस का 14 उधर आके प्लस का 14 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसे ही यहां भी अगर y की वैल्यू हम लोगों ने 0 लगा ली तो x की वैल्यू 6 मिलेगी, और कोई बड़ी वैल्यू लगाते हैं, x की वैल्यू अगर हम लोगों ने y की वैल्यू मान लेते हैं 4 लगा दी, 4 तो 4 3 12 और 8 माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, पहले मैं इसे बिगाड़ देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। फाइव 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है ना। 5 5 का स्केल लिया हुआ है हम लोगों ने, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। 5 10 15 20 25 30 35। पहला है हमारा 0,6, तो 0,6 यहां कहीं होगा। नेक्स्ट है 14,8, तो 14 यहां और 8 कहीं यहां कहीं होगा। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से दिखाई देंगे आप, और छोटे मतलब 2-2 स्केल के ले सकते हैं, मैंने 5-5 स्केल के लिए। ठीक है ना, ये आपकी लाइन हो जाएगी, इसका इक्वेशन होगी x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 0,6, तो 0,6 तो है ही है, सॉरी 6,0 है, 6,0 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 6,0, ये पॉइंट हो गया 6,0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 18,4, तो 18 यहाँ गई और 4 यहाँ गई, 18,4। तो ये आप जब मिलाएंगे इनको तो ये यहां कहीं कटेगा। जब आप ग्राफ पेपर की इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आपकी x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ग्राफ पेपर की हेल्प से जब आप इस पॉइंट को फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 42,12। ग्राफ पेपर पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे ऐसे आपको पॉइंट मिल जाएगा 42,12, तो यहाँ से लिख देंगे हेंस x की वैल्यू कितनी मिली 42 और y की वैल्यू 12, और x क्या था आफ्ताब की एज, तो हेंस द age of Aftab is 42 years and his daughter's age is कितना है 12 years। आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इससे सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में होंगे वो आप कंप्लीट करिएगा।
अगर नहीं आते नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हें डिस्कस करेंगे, आप इन्हें नोट करिएगा।